दिनेश, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। पहले एनर्जी पैक से ही शुरुआत करेंगे दिनेश। कच्चे तेल की चाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और टैंकर सुरक्षा को लेकर जो चिंता है उसके बीच हम देख रहे हैं कि एक तेजी है। $79 बैरल के आसपास हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड का कामकाज। क्या लगता है यहां से आगे घरेलू बाजार में, विदेशी बाजार में कच्चे तेल की चाल क्या रहेगी? जी नमस्कार मानसी जी, और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोबारा बंद होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ उसी से कच्चे तेल में गुबाल देखने मिला है। 4.5% का इजाफा मॉर्निंग सेशन में हमें देखने मिला है। जो 67-6800 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो दोबारा 7100 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये $67 के आसपास थोड़ी सी एक बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है और प्रोबेबली हो सकता है एक बार $78 हमें ऊपर में देखने मिल सकते हैं। इंडियन एमसेक्स मार्केट की बात करो तो मुझे लगता है कि 7100-7110 के आसपास इस बार इंट्राडे में खरीदारी बन सकती है। दोबारा मुझे लगता है कि 7250 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और 7040 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती है। ऑलराइट, एनर्जी पैक में ही यहां से आगे नेचुरल गैस पर भी एक क्विक टेक आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस में भी क्रूड के साथ साथ दोनों एनर्जी कमोडिटी में एक इम्पैक्ट है। दोनों की चाल वैसे अलग अलग जरूर नजर आ रही है। जहां कच्चे तेल में उबाल है, नेचुरल गैस में हम थोड़े डाउन टिक्स देख रहे हैं। आने वाले दिनों में नेचुरल गैस के लिए कौन से सबसे ट्रिगर्स होंगे? बड़े मौसम, एलएनजी एक्सपोर्ट या इन्वेंट्री की सप्लाई? मुझे लगता है फंडामेंटल में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आता है। जो एक रेंज था, जो दायरा था नेचुरल गैस का 295 से 320 का, वो 295 का लेवल जैसे ही इसने ब्रीच किया, नीचे में 278 के लेवल देखने मिले हैं। मुझे लगता है दोबारा 288 के आसपास अगर नेचुरल गैस आता है तो फिर दोबारा बिकवाली इसमें उभर कर आ सकती है। 265 के लेवल स्लो एंड स्टडी, मुझे लगता है ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में चली गई है कमोडिटी। 265 के लेवल हमें ओवरऑल नीचे देखने मिल सकते हैं। इंतजार करें 288-290 का लेवल शॉर्ट सेल के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए नेचुरल गैस पर ये टेक हमें मिलता हुआ। इस बीच अब प्रेशियस मेटल्स पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय समझते हैं। गोल्ड और सिल्वर की चमक फीकी पड़ी है और यहाँ पर अगर आप देखें खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बावजूद हम देख रहे हैं दबाव बना हुआ। तो क्या आप जियोपॉलिटिकल रिस्क से ज्यादा असर फेड की ब्याज दरों की उम्मीदों का है? मच अवेटेड इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस भी हैं जिस पर फोकस है इस वक्त। निश्चित तौर से जो गिरती ब्याज दरें थी वही मुख्य कारण रहा बुलियंस की एक बड़ी तेजी के लिए। अब जबकि ब्याज दरें जो है घटना कम हो चुकी है और यहां से उसकी बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि साल के अंत तक प्रोबेबली 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने की पूरी संभावना भी हाल फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि ये संभावना ये बहुत ज्यादा क्विकली और फास्ट चेंज होती है। कल हमारे पास इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, मुझे लगता है वो एक नई दिशा दे सकता है। फेड की बैठक है, वो भी आगे गाइडेंस क्या देती है उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। हाल फिलहाल ये निश्चित तौर पर साफ साफ नजर आ रहा है कि बुलियंस अभी काफी ज्यादा दबाव में है। $4200 के आसपास जब भी गोल्ड जाता है वहां एक बड़ा सा प्रेशर बनता है और 4030 के आसपास आता है तो वहां दोबारा फ्रेश बाइंग निकल कर आती है। तो यह जो सीमित दायरा है मुझे लगता है इस दायरे में जरूर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन सिल्वर ने करीबन 10 से 15 दिन के बाद में ये 2,20,000 का लेवल तोड़ा है, तो यहां प्रेशर थोड़ा ज्यादा गहराता हुआ नजर आता है। आई थिंक 2,20,000, 2,22,000 अब एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। इन लेवल के इर्द गिर्द मुझे लगता है एक बार शॉर्ट बनेगा। 2,14,000 के लेवल हमें एक बार ये दिखा सकता है। 2,24,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो चलिए ये राय। लेकिन दिनेश जी, गोल्ड के मुकाबले अगर आप देखें सिल्वर जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल बनी हुई है। क्या इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड की भूमिका अब ज्यादा अहम हो जाती है और सिल्वर पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? जी बिल्कुल, अगर आप दोनों काउंटर को मद्देनजर करते हो तो एक काउंटर 1,40,000 45,000 का और दूसरा काउंटर है 2,20,000 का, तो ऑलमोस्ट डबल का रेट है। तो वोलेटिलिटी बिल्कुल ज्यादा ही रहती है। और वैसे भी सिल्वर की जो चाल हमने देखी थी, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो था जो करीबन 100 के आसपास था, वो घटकर 42 हो गया। मतलब उस समय सिल्वर ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन किया था। 2 लाख से लेकर 2 लाख 4,20,000 तक का मूव किया है। वोलेटिलिटी सिल्वर में निश्चित तौर से ज्यादा रहती है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण लेवल एमसीएक्स इंडियन मार्केट में इसने ब्रेक किया है। आई थिंक 2,20,000 2,21,000 के दरमियान यहाँ पर प्रेशर बनेगा। यहाँ पर एक शॉर्ट सेल बन सकती है। 2,24,000 के ऊपर जब तक सिल्वर नहीं जाती मुझे अगली तेजी का मूव इसमें हाल फिलहाल नजर नहीं आता है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल गोल्ड सिल्वर पर हमें मिलती हुई। बेस मेटल की चाल, दिनेश जी यहाँ पर आपकी राय क्या होगी? कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जहां पर क्लैरिटी नजर आ रही है इस वक्त और स्ट्रैटेजी बन रही है?
जी मतलब अगर आप सिल्वर भी इंडस्ट्रियल गुड है और बेस मेटल भी इंडस्ट्रियली काम आता है, तो दोनों के मुकाबले मुझे बेस मेटल्स में थोड़ी सी अंडरटोन बुलिश नजर आती है, थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है। खास करके कॉपर ऊपर में 1304 के लेवल हमने देखे थे पिछले फ्राइडे को, वहां से एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली है। मुझे लगता है कि 1280 के आसपास कॉपर में दोबारा रिन्यूड फ्रेश बाइंग निकल कर आएगी। 1295 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। 1274 स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं। बेस मेटल्स में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर को इमर्ज होकर आ रहा तो वो है जिंक। नीचे में 348 के लेवल से बढ़कर 378 लेवल, मतलब निचले स्तर से ऑलमोस्ट 30 रुपया जिंक बढ़ चुका है। इसका अंडरटोन काफी ज्यादा बुलिश है। मुझे लगता है कि 373 374 के दरमियान जिंक एक बार बाइंग बन सकता है। 367 की पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाए ऊपर में, मुझे लगता है 384 390 के लेवल जिंक आने वाले एक मंथ में दिखा सकता है। बिल्कुल दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी और ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमारे बीच रखने के लिए। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। SEBI द्वारा जारी पंजीकरण, BSE की सदस्यता और निस्म से प्राप्त प्रमाणन किसी भी प्रकार से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं और नहीं निवेशकों को किसी प्रकार के प्रतिफल का आश्वासन प्रदान करते हैं। उद्धृत शेयर केवल उदाहरण के लिए है और इन्हें अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश संबंधी कार्रवाई या सलाह के लिए नहीं है। इस वीडियो में जिन शेयरों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।